ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। राइट, तो पहली चीज जो हम भाई डिस्कस करेंगे यहाँ पे, देखो राइट, तो सबसे पहली चीज देखो सिलेबस के रिगार्डिंग। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस से आप लोग सब लोग जानते ही होंगे। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक जो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट रहेगा। इसकी जो वेटेज है जो उन्होंने डिफाइंड किया हुआ है, 10 मार्क्स आपके यहाँ से आने ही आने हैं। राइट, ओवरऑल 120 मार्क्स में से 10 मार्क्स का आपका ये रहेगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों की, देखो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं वो तो मोस्टली इस वाले पार्ट से अवेयर होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उन लोगों को इस पार्ट से वो लोग अवेयर नहीं होते, क्योंकि बेसिकली वो एनर्जी बैंड, सेमीकंडक्टर फिजिक्स इसके बारे में नहीं पढ़ते। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम एनालॉग का पार्ट जैसे बीजेटी, डायोड सर्किट, इन सारी चीजों को आपने पढ़ा भी होगा। बट जो ये बेसिक पार्ट है, राइट, जिसको हम लोग बेसिकली सेमीकंडक्टर फिजिक्स बोलते हैं, तो इसको हम मोस्टली इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे नहीं पढ़ते। तो आज हम लोग जो बेसिक स्टार्ट करेंगे वो हम लोग सेमीकंडक्टर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, कैरियर फिनोमिना, कैरियर ट्रांसपोर्टेशन इन सिलिकॉन, डिफ्यूजन, ड्रिफ्ट करंट, मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी, राइट, यहाँ तक का जो पार्ट है ये मोस्टली आप लोगों के लिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो आपके लिए न्यू होगा पूरा का पूरा। ज्यादातर बच्चे इलेक्ट्रिकल के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं इसके अंदर जो अभी क्लास लगा रहे हैं? मोस्टली मुझे लगता है इलेक्ट्रिकल के ही बच्चे हैं। तो इलेक्ट्रिकल की ये है। वाले हाँ जी, इलेक्ट्रिकल की हैं सर मोस्टली। है ना। तो इस वाले पोर्शन से आप लोग अवेयर नहीं होगे, तो इसीलिए हम लोग यहीं अरे से स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। से भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो मोस्टली इससे अवेयर होंगे, बट इलेक्ट्रिकल वाले इससे अवेयर नहीं होंगे। सर चलो, सेकंड ईयर में फिजिक्स में पढ़ा है बट मींस है वो तो क्लियर यार, वो ट्वेल्थ में जो पढ़ा होगा वो तो अलग चीज होती है, ये थोड़ा अलग है उससे। ओके ओके सर। ट्वेल्थ वाला सेमीकंडक्टर फिजिक्स ये नहीं है, ठीक है। चलो, सबसे पहले जब हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा सबसे बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो जो है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर है। पहली चीज हम जो पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, कितने टाइप का टेम्परेचर पढ़ा आपने? हाँ भाई, देखो जब भी मैं क्लासिफाई करता हूँ ना टेम्परेचर को, बेसिकली हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं टेम्परेचर को। फर्स्ट जो टेम्परेचर होता है कैलोरी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम जनरली बोलते हैं 0 केल्विन, या आप क्या बोलोगे इसको, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो टेम्परेचर है इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना प्ले करता है। पहली चीज ध्यान रखना, हम लोग जो जब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ेंगे या ईडीसी के अंदर पढ़ते हैं, तो ईडीसी के अंदर जब पहली चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पहली चीज आपको टेम्परेचर पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उन सबकी प्रॉपर्टीज एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे चेक करेंगे। अब एक बात बताओ, जब आप लोग इन डिवाइसेस को यूज करते हो, राइट, तो कहाँ पे यूज करते हो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को? अपने रूम टेम्परेचर पे यूज करते हैं कि नहीं? भाई आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, तो जनरली कहाँ पे यूज होगा? वो रूम टेम्परेचर पे यूज होगा। इसी वजह से जो सारी की सारी सेकंड स्टेज ऑफ स्टडी कहाँ पे रहेगी? हम लोग जो स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को, सेमीकंडक्टर को, जिस भी चीज को, वो कहाँ पे स्टडी करेंगे? रूम टेम्परेचर पे। हाँ जी, अब बताओ मुझे रूम टेम्परेचर कितना होता है? जनरली हम लोग रूम टेम्परेचर लेते हैं, ऑन एवरेज ले लेते हैं पूरी अर्थ का, दैट इज 300 केल्विन, या फिर आप क्या बोलोगे उसको, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका रूम टेम्परेचर है। रूम मतलब घर के कमरे के अंदर का टेम्परेचर, राइट।
एक होता है एम्बियंट टेम्परेचर, एम्बियंट मींस वातावरण का, बाहर का टेम्परेचर, आपके रूम से बाहर जो आपका इन्वायरमेंट है उसका जो टेम्परेचर होगा उसको बोला जाता है एम्बियंट टेम्परेचर, राइट। एम्बियंट टेम्परेचर मतलब बाहर का टेम्परेचर जो लिया जाएगा वो जनरली लिया जाता है 290 केल्विन, या फिर हम लोग लेते हैं उसको 17 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तीन टेम्परेचर है जहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पूरी की पूरी स्टडी करेंगे। पहला एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर एंड एम्बियंट टेम्परेचर। कोई डाउट है इसमें? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई करके वो देता है कि आप किस टेम्परेचर पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को स्टडी करना है। अगर देखो जनरली अब जब आगे पढ़ते जाएंगे ना तो आपको पता चलता जाएगा, जनरली कई बार ऐसा लिखा होता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन की प्रॉपर्टी बताओ कैसी होगी। जब आगे चलेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। तो जब उसने एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिख दिया तो आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए यार एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब कितना है, 0 केल्विन। रूम टेम्परेचर की बात किया, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है या 300 केल्विन है, ये तो पता ही होगा ना भाई केल्विन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपका टेम्परेचर किस में है, केल्विन में है, राइट। तो केल्विन में जो टेम्परेचर होगा वो किसके इक्वल होता है, टेम्परेचर इन Celsius plus 273. राइट, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो ये एक प्रोसेस होता है डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन कन्वर्ट करने का, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एक बात बताओ, जो मैंने सबसे पहला टेम्परेचर बताया एब्सोल्यूट टेम्परेचर आपको बताया, क्या कभी एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप अचीव कर सकते हो? 0 केल्विन, सॉरी, जीरो 0 केल्विन टेम्परेचर कभी भी प्रैक्टिकली अचीव नहीं किया जा सकता। केवल ये एक रेफरेंस टेम्परेचर है और यू कैन से द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिख लो, जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इट इज ओनली द रेफरेंस टेम्परेचर। और ये कभी भी प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता, एंड नेवर यूज्ड practically in reality. Second point, at room temperature, all properties of semiconductor devices, हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे आगे चलकर क्यों होता है ऐसा। Semiconductor or its devices are maximum at room temperature. ठीक है भाई, तो ये बेसिक सी बात हुई टेम्परेचर के रिगार्डिंग, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पता होनी चाहिए। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, यहाँ पे एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज, ये बहुत बेसिक से मैं वापस करा रहा हूं आपको, ठीक है भाई, ध्यान से समझ लेना सारी चीजें। थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज का दूसरा नाम हमारे पास होता है वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। कि अगर कभी आपको कोई टेम्परेचर दे दिया, उसको अगर आप वोल्टेज में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना इक्विवेलेंट बनेगा उसका, राइट। तो इसका दूसरा नाम क्या होगा, ऑल्सो कॉल्ड एज
वोल्टेज या फिर वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम लोग VT से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है K बार कैपिटल T ओवर Q। T तो पता ही है, यहाँ पे आपके पास क्या होता है भाई? टेम्परेचर। और टेम्परेचर भी हम लोग किस में लेंगे? केल्विन में। Q क्या होता है? Q बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q की वैल्यू ये फिक्स होती है यहाँ पे। जो K बार है इसको जनरली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग, जिसकी वैल्यू है 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जाउल पर डिग्री केल्विन। एंड बेसिकली अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी भाई VT की? हाँ जी, VT की यूनिट क्या होगी? वोल्ट सर। वोल्ट, वेरी गुड। बिकॉज ये क्या है? वोल्टेज है, तो यूनिट क्या होगी इसकी? वो वोल्ट्स। तो जब भी आपसे कभी यूनिट भी पूछ लेता हो जनरली कि आपके पास एक थर्मल वोल्टेज है, थर्मल वोल्टेज की यूनिट बताओ। देखो जब आप K और Q की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे ना भाई, K और Q की वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, तो जो VT का फॉर्मूला बनेगा आपके पास वो बनेगा T अपॉन 11,600, राइट? दैट इज इन वोल्ट्स। सो डायरेक्टली आप टेम्परेचर रिप्लेस करो इन दिस फॉर्मूला और आपको डायरेक्टली किसकी वैल्यू मिल जाएगी? VT की वैल्यू मिलेगी। अब अगर मैं टेम्परेचर को क्या कर देता हूं? 0 केल्विन। टेम्परेचर कितना कर दिया? 0 केल्विन। तो थर्मल वोल्टेज कितनी होगी भाई 0 केल्विन पे? या Zero. वोल्टेज इक्विवेलेंट कितना होगा? Zero. 0। दो। और अगर मैंने रूम टेम्परेचर कर दिया, कितना था रूम टेम्परेचर? 300 Kelvin. 300। 300 केल्विन। या तो VT कितना बन जाएगा अपने पास? चेक करो कैलकुलेटर से। 300 डिवाइडेड बाई 11600 कितना होगा ये? जल्दी बताओ। 2568 वोल्ट। जनरली हम लोग इसको ले लेते हैं 26 मिली वोल्ट। तो एट रूम टेम्परेचर जो थर्मल वोल्टेज की वैल्यू, सॉरी, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर है वो कितना होता है अपने पास? जनरली 26 मिली वोल्ट। या फिर आप क्या ले लोगे उसकी वैल्यू को? अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो 0.02568 होती है, राइट? और अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखोगे तो 26 मिली वोल्ट ये वोल्ट में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपने। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर में ज्यादा चेंज कर दूं, टेम्परेचर के अंदर ज्यादा चेंज कर दूं, तो क्या VT पे कोई ज्यादा फर्क करेगा? नहीं सर। करेगा Due शायद। बढ़ेगा ना पड़ेगा? भाई, बढ़ेगा सर। कितना कितना फर्क पड़ेगा बताओ? फर्क है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है। अब आप एक बात बताओ लेकिन यार, डिनोमिनेटर टेम्परेचर में में ज्यादा। कितना सर कितना चेंज किया यहाँ पे मैंने? आपके सामने है, मैं 0 केल्विन से लेके कहाँ चला गया? 300। माइनर कितना सर, फर्क पड़ा है? थोड़ा ही पड़ा। बहुत जीरो कम पड़ पॉइंट रहा है सर। जीरो टू फाइव सिक्स एट बहुत ही नेग्लिजिबल फर्क पड़ा है। और यस सर, टेम्परेचर कितना कर दिया आपने? 300 कर 300। दिया, 300 केल्विन। राइट? तो अगर टेम्परेचर में 300 का वेरिएशन करोगे तो वोल्टेज में बहुत ही स्मॉल सा वेरिएशन हो रहा है। यस सर। तो हम क्या कह सकते हैं? फॉर लार्जर वेरिएशन इन टेम्परेचर वेरिएशन इन थर्मल वोल्टेज इज नेग्लिजिबल। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भाई? जी जी यस जी। सर। Yes, sir. हाँ, तो नोट बना के इसको लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी।
large variation in temperature, the variation in thermal voltage is negligible. हो गया भाई यहां तक? चलो, तो ये चीजें आपने यहां तक ध्यान रखनी है। इसके बाद मेन चीज आती है यहां से। देखो, जितने भी आपके मटेरियल्स हैं, मतलब अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो मटेरियल्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं भाई? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। किसके किसके बेस पे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में? बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी। कौन कौन से होते हैं भाई? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। हाँ, तो हमारे पास 3 तरह के मटेरियल होते हैं जिनको हम जनरली किसके बेस पे डिफाइन करते हैं? कंडक्टिविटी के बेस पे। तो मटेरियल जो है अपने पास में 3 टाइप के होंगे। सबसे पहला आपका क्या हो गया? कंडक्टर। ये जो क्लासिफिकेशन है भाई, ये किसके बेस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ हमने? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बीच बेस पे किया हुआ है, ध्यान रखना ये चीज। दूसरा अपने पास सेमीकंडक्टर होता है, और थर्ड जो अपने पास में होगा वो होगा इंसुलेटर। अच्छा, मुझे कंडक्टर होता क्या है बेसिकली? कंडक्टर क्या है? कोई बताएगा कंडक्टर क्या है? इसमें चार्ज को पास कर, जो इजीली मतलब फ्लो ऑफ चार्ज को पास कर। यस सर। चार्ज को पास करे। ओके, एनी अदर? इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ओके, देखो 2 चीजें हैं भाई, ध्यान से समझना इस चीज को। अच्छा, करंट कैसे फ्लो करती है? मान लो मेरे पास एक ही वायर है एक वायर। आपने क्या करा, इस वायर को एक बैटरी से क्या कर दिया भाई? मैंने कनेक्ट कर दिया। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब आप कह रहे हो यार इस वायर के थ्रू तो करंट फ्लो कर रहा है। करंट है क्या बेसिकली? हाँ भाई, क्या होता है करंट? फ्लो Rate of flow of charge. फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर होता है करंट। यस सर। अब फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर कैसे मेजर करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? कि जस्ट मैंने करंट लिख दिया, 2 एम्पियर लिख दिया। क्या मीनिंग है भाई इस 2 एम्पियर करंट का? 2 coulomb charge are flowing through the conductor in 1 second. 2 कूलम चार्ज इज गोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इन 2 सेकेंड। कहां से जा रहा है इस कंडक्टर से 2 सेकेंड में? 1 second. या 1 सेकेंड में कहां से जा रहा है? लाइक Conductor. पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखो, कभी भी आप ऐसे नहीं बता सकते ना यार 2 कूलम चार्ज जा रहा है। कोई एक रेफरेंस लोगे। यस आप सर। यहाँ पे देखो, ध्यान से समझना इस चीज को। आप इसके क्रॉस सेक्शन पे खड़े हो जाओ। ये इसका Yes. क्रॉस सेक्शनल एरिया है, राइट? आप यहाँ पे खड़े हो अभी, और आप यहाँ पे खड़े होके काउंट कर रहे हो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास हुआ है। तो जब भी हम लोग करंट डिफाइन करते हैं तो करंट के लिए रेफरेंस लेते हैं। रेफरेंस क्या होता है बेसिकली? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया पे खड़े हो जाओ और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में चेक करो कितना चार्ज पास हो रहा है। क्योंकि करंट आई जो है बेसिकली क्या होता है? क्यू बाई टी होता है भाई, ये तो पढ़ा ही होगा। चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। Yes, sir. चार्ज, कितना चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है। तो अगर मैं 2 एम्पियर लिख रहा हूं तो 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर कहां से पास हुआ है भाई? इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के, इस वायर के। बात क्लियर आ गई समझ में? ये क्या है करंट? Yes, sir. राइट? इट मीन्स
अगर मैं बात करूं, देखो जितनी कंडक्टिविटी हाई इतनी उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगी वहां से। तो Yes. करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? चार्ज कितना पास हो रहा है वहां से? 2 कूलम. 2 कूलम। अब चार्ज भी क्या होता है बेसिकली, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली ये जो वायर था, ये जो मेटेलिक वायर था, ये कंडक्टिंग वायर था, इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस Yes, sir. और वो भी कौन से वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। अब एक चीज और समझो यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक एटम होता है, एटम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं भाई? Electron, एक न्यूक्लियस proton. होता है, प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाँ, पहले तो एक न्यूक्लियस होगा ना उसके अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन Yes, है ना? sir. इसके अराउंड एक ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट, एक नहीं मतलब बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे। इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई? Move करते हैं. रिवॉल्व करते हैं। हाँ, रिवॉल्व करते। रोटेशन तो चलो हमारे काम का नहीं है, वो तो केमिस्ट्री वाले देखते हैं। जो चीज हमें हमारे काम की है हम वो देखेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, दो है ना? दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर ऐसे ही 8, 18 जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वैसे चलती रहती है Yes, sir. ना? जर्नलाइज कर लेते हैं एक चीज, मान लो कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है। अब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात बताओ, ये अंदर क्यों नहीं गिर गए या बाहर क्यों नहीं चले गए? है ना? कोई तो वजह होगी जो इनको यहाँ पे थाम के रख रही है, रोक कर रख रही है, जिससे वजह से रिवॉल्व कर रहे हैं इसके ऑर्बिट में। देखो दो चीजें होती हैं इस पे ना, दो फोर्स लगते हैं। एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, और एक इस इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो बेसिकली ये दोनों फोर्स बैलेंस आउट होके ये इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा इस ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता ही रहता है। बात समझ में आई? तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसकी वजह से मिलेगा? देखो बाहर की तरफ तो आपको पढ़ा होगा, आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा कभी, तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो तो होता है mv²/r। वो तो इसकी वेलोसिटी की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। अंदर की तरफ जो इसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? Negative. नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? न्यूक्लियस के अंदर Positive. प्रोटॉन है भाई, Positive. पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये न्यूट्रॉन, सॉरी, ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब वो फोर्स भी कौन सा होगा? कूलम्स फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब न्यूक्लियस के अंदर तो बहुत सारे प्रोटॉन है, लेट अस टेक n टाइम्स q। q इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई r²। ये एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। नई बात समझ में आई? जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं रेडियस बड़ी करते जाऊंगा, रेडियस मतलब ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, क्या ये फोर्स कम नहीं होते जाएगा? बिल्कुल सर. क्योंकि ये Yes, sir. क्या है? Inversely इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर पे। तो जैसे जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, अगर आप उसको हल्की सी एनर्जी दे दो या ना भी दो, तो वो क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा ऑर्बिट छोड़ के, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स क्या होगा? बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स होगा। क्लियर होगी बात? Yes, sir. तो दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने एटम्स के अंदर। एक हो गया यहाँ पे जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन था, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था, जिसके ऊपर लेस फोर्स लग रहा था, वो कई बार क्या होता है, इजीली एटम को छोड़ के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो एटम को छोड़कर जैसे ही बाहर निकला, अब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, राइट? अब वो फ्री है, वो कहीं भी मूव कर सकता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। सर ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? बाहर की तरफ से सर जो फोर्स लगता है ना, ये सर ये किसके थ्रू लगता है? जैसे कि इंटरनल हमारा एक न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में अपोजिट चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट होता है, राइट सर? हाँ जी, हाँ जी। सर ये जो बाहर की तरफ से फोर्स लग रहा है सर, ये नहीं समझ आया मुझे। दैट इज mv²/r। जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ते हो ना, ऐसे रस्सी से बांधो कोई भी चीज और आप इसको v वेलोसिटी से आगे की तरफ धकेलोगे, तो यहाँ पे तो है ना, एक रस्सी में तो टेंशन आएगी, और इस v वेलोसिटी की वजह से इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ जी, समझ नहीं है, रिपीट कर दो। कौन से वाला रिपीट करूँ बताओ? यही ऑर्बिट वाला, FE वाला। Fe वाला, चलो एक बार फिर बताता हूँ। एक बात देखो, ये इलेक्ट्रॉन है,
है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है इस ऑर्बिट में, ठीक है भाई। जब ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है ये बताओ मुझे पहले। नेगेटिव। नेगेटिव सर। नेगेटिव चार्ज होगा। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रखे हुए हैं, प्रोटॉन्स रखे हैं। यस सर। प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आपके पास एक चार्ज ये है जिस पे प्लस क्यू चार्ज है, और एक चार्ज यहाँ पे समझो, एक चार्ज यहाँ है जिस पे माइनस क्यू चार्ज है। अब इसको ऐसे समझना, उस वाली साइड को बाद में देखेंगे। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है आर है। देखो आपने कभी पढ़ा होगा ईएमएफटी में या कहीं भी कुलम्स लॉ पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा कुलम्स लॉ। यस तो ये क्या, जब आपके पास दो चार्ज होते हैं अपोजिट चार्ज, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इट मींस ये वाला चार्ज, अगर मैं इस वाले पे देखूं तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अंदर की तरफ अपनी तरफ खींचेगा इसको, क्यू चार्ज को। मान लो ये फिक्स है आपके पास यहाँ पे चार्ज, ये आपने फिक्स कर दिया, तो वो तो उस दूसरे माइनस क्यू वाले चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा ना। यस सर। किस फोर्स से खींचेगा, दैट इज कूलम्स फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको ले लो Q1, इसको ले लो Q2, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है कूलम्स फोर्स। ये अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ मुझे। यस सर। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, जब ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींचेगा, और कितने फोर्स से खींचेगा, NQ इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एन है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस सेंटर पे होंगे। क्यू क्या है, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस क्यू चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन पे। और प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, सेम अमाउंट का चार्ज होगा बट पॉजिटिव, है ना, अमाउंट सेम होता है। तो मैंने इसीलिए n से मल्टीप्लाई किया, n क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है ये सर्कुलर मोशन की वजह से होता है, mv²/r। इसकी वैल्यू फिक्स होती है भाई, ये सर्कुलर मोशन जब आपने कभी पढ़ा होगा ना 12th में, वहां की वजह से आता है ये mv²/r, या फिर mr ओमेगा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अब ध्यान से समझो, तो ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस आउट कर देते हैं, जिस वजह से केवल इसी सर्कुलर पाथ में हमेशा के लिए घूमता रहता है, राइट। एक भी फोर्स बढ़ा हुआ, अगर बाहर वाला mv²/r बड़ा होगा तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा हो गया तो ये न्यूक्लियस की तरफ चला जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसी पूरे फिनोमिना पर आपकी सैटेलाइट वर्क करती हैं। जो सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट्स में नहीं घूम रही होती, तो वो सैटेलाइट में हम क्या करते हैं, एक बार ऑर्बिट में छोड़ देते हैं तो फिर तो वो रोटेट ही करती रहती है ना उसी ऑर्बिट में। कभी अंदर या बाहर गिरते देखी सैटेलाइट को, नहीं, क्योंकि उस पे सैटेलाइट पे जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है वो किसकी वजह से, अर्थ ग्रेविटेशन की वजह से फोर्स लगता है। और बाहर जब वो घूम रही होती है तो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो mv²/r होता है, जो उसकी वेलोसिटी की वजह से उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है। तो वो दोनों फोर्स जो है वो बैलेंस आउट हो जाते हैं, जिस वजह से जो अर्थ के ऑर्बिट में ही हमेशा सैटेलाइट जो है वो घूमते रहती है। वही सेम फिनोमिना यहाँ पे है। कोई डाउट इसमें आप पूछो वापिस से। ठीक है भाई, ये यस सर। चलो अब मुझे एक बात बताओ, वही सेम चीज है, अब मैं रेडियस इंक्रीज करते चला जाऊं, जितनी मैं रेडियस इंक्रीज करूंगा ये अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स उतना ही क्या होते जाएगा भाई, वीक होते जाएगा। क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के स्क्वायर। वेरी गुड। तो इट मीन जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ जाऊंगा ये फोर्स बहुत वीक हो जाएगा। तो जो अगर ऑर्बिट बहुत बड़ा है, रेडियस बहुत बड़ी है, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर तो बहुत ही स्मॉल सा फोर्स लग रहा होगा। तो इसी वजह से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जनरली वो क्या हो जाते हैं, अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और क्या बन जाते हैं भाई, जैसे ही ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकले वो क्या बन जाएंगे, अब जो मेरा मटेरियल है उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से वाला इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर निकल गया। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन वो वाले इलेक्ट्रॉन है जो अभी भी उस एटम के साथ अटैच हैं। जो ये सामने दिख रहे हैं बाकी सारे इलेक्ट्रॉन तो एटम के साथ अटैच है ना भाई अभी तक भी। ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये भी नहीं निकले, जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं वो भी नहीं निकले। तो जो अब कंसेप्ट आता है, दो तरह के इलेक्ट्रॉन हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड जो एटम के साथ अटैच है, फ्री जो बाहर निकल गए। ठीक है भाई। अब यहाँ पे आते हैं वापिस,
मेटल में होता क्या है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया कौन से हैं? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, पहले से ही अवेलेबल हैं इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर? मेटल के अंदर। तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, जैसे आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो ध्यान से देखना भाई, ये आपका बेसिकली पार्ट आपको वहां पे भी पढ़ोगे आप जब नेटवर्क पढ़ोगे ना, नेटवर्क थ्योरी या इलेक्ट्रिक सर्किट, वहां पे भी पढ़ोगे। देखो जब इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कौन सी साइड है बैटरी की? पॉजिटिव। इस साइड कौन सी साइड है बैटरी की? नेगेटिव साइड है। तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव साइड क्या करेगी? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और किस डायरेक्शन में मूव करेगा भाई? पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड। टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो Yes. इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। सेम टाइम जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा, बैटरी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगी और वो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? अपोजिट साइड से जाके इस बैटरी के अंदर क्या कर जाएगा? एंटर कर जाएगा। तो ऐसे आपका एग्जैक्टली करंट फ्लो होता है। इस डायरेक्शन में आपका चार्ज फ्लो करता है। इस करंट को देखो, इस करंट को जो नेचुरल करंट बोलते हैं हम लोग, यस सर। नेचुरली जो करंट फ्लो करती है आपके पास, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब आपने तो पढ़ा होगा यार, करंट तो कहां से कहां फ्लो करती है भाई? पॉजिटिव टू नेगेटिव कन्वेंशनल करंट। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। देखो जनरली जब भी हम लोग कुछ भी स्टडी करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, बट प्रैक्टिकल केस में अगर आप एग्जैक्टली देखोगे अंदर जाके, वो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग एक नई करंट डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। यस सर। कन्वेंशनल करंट जो होती है बेसिकली वो किसकी वजह से होती है? पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव बट अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, क्योंकि हम मेटल्स के साथ डील कर रहे हैं, तो मेटल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज तो एग्जिस्ट करता है बट न्यूक्लियस में, फ्री फॉर्म में वो अवेलेबल नहीं होता। राइट। एग्जैक्टली जो फ्लो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। बट हम कन्वेंशनल करंट को किस डायरेक्शन में ले लेते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हाँ जी। तो ये है कन्वेंशनल करंट। अब यहाँ पे जो ये करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही है। क्लियर? तो जो मेटल्स, जो कंडक्टर्स होते हैं, उनके अंदर वेरी लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। इसीलिए जनरली जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो कंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। 10 raised to power minus 2, sorry, conductivity, we are dealing with conductivity, that is 10 raised to power 2 to 10 raised to power 8. What is the unit of conductivity? Simon. Simon. Other unit is also there, that is mho, mho per meter. रेजिस्टिविटी का उल्टा। हाँ, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है ये। और रेजिस्टिविटी क्या होती है बेसिकली? रो, दैट इज 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर्स के लिए अगर मैं रेजिस्टिविटी की रेंज की बात करूं तो वो 10 रेज टू पावर -2 से लेके कहां तक होगी भाई? 10 रेज टू पावर -8 तक। राइट। और यूनिट क्या होगी इसकी? ओम मीटर। मीटर। ओम मीटर। तो ये हमारे पास रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। तो बात क्लियर हुई? क्या आपके पास कंडक्टर है कि नहीं? फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने डिटेल में समझा दिया। आगे चल के मैं फ्री इलेक्ट्रॉन और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ही बोलूंगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर इजीली मूव कर सकते हैं। कैसे बने हैं वो सारी चीजें मैंने बता दी। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन मैंने बता दिया आपको। क्लियर है? यस सर। चलो अब चलते हैं हम इंसुलेटर की तरफ। इंसुलेटर क्या होते हैं भाई? Current pass That will not allow the current to pass through it. क्यों नहीं कर रहे यार ये करंट को अपने अंदर से पास? free electron नहीं होते इसके अंदर। So free electrons available नहीं होंगे। इंसुलेटर जनरली क्या होता है, इंसुलेटर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। राइट। यही वजह है हम इनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। तो यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा। इट मींस इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या होगी भाई? वो बहुत ही स्मॉल होगी। हाँ, लगभग जीरो, नेग्लिजिबल, इन द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू पावर -11 टू 10 रेज टू पावर -19 के ऑर्डर की होती है रेजिस्टिविटी हाई इनकी होगी। कंडक्टिविटी।
और रजिस्टिविटी ऑब्वियस सी बात है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगी, जो कितने ऑर्डर में बनेगी, 10⁻11 टू 10⁻19 के ऑर्डर की बनती है, राइट। यूनिट क्या होगी, ओम ओम मीटर। मीटर। अब आपके जो बेसिकली इंसुलेटर्स होते हैं उनमें अलग अलग ग्रेड होती है कि यार कौन से ग्रेड का है, ये आपने पढ़ा ही होगा जब आपने हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, वहां पर आपको डिफाइंड किए गए होंगे कि यार हर एक का इंसुलेटर का अलग अलग ग्रेड होता है, कौन से ग्रेड का इंसुलेटर आपने कहाँ पे यूज करना है, सब स्पेसिफिकेशन पहले से डिफाइंड होती हैं कि यार जो वायर लगे होते हैं इस वायर पर कौन से ग्रेड का इंसुलेटर चढ़ेगा, हर जगह की स्पेसिफिकेशन जो है ना डिफाइंड की हुई है पहले से ही। तो वो सारी चीजें आपको डिटेल में अदर सब्जेक्ट्स में आप लोग पढ़ोगे, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम इन चीजों को। तो बात समझ में आ गई, इंसुलेटर क्या है, यस सर। जिसकी कंडक्टिविटी वेरी लो होगी, यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अवेलेबल नहीं होते। अब फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो करंट इजीली पास नहीं कर पाएगा। अब जो सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है भाई, Conductivity lies in between insulator. property both insulator as well as conductor की। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा हुआ है, सेमीकंडक्टर। ना तो ये कंडक्टर है ना ही ये इंसुलेटर है, ये दोनों के बीच में लाई करते हैं, राइट। तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, किसके बीच में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। कंडक्टिविटी का ऑर्डर ये ध्यान रखना, बहुत बार ये पूछा जाता है कंडक्टिविटी का ऑर्डर कि यार इसकी कंडक्टिविटी किस ऑर्डर की होगी, या फिर रजिस्टिविटी कई बार पूछ लेता है आपको। तो ये रेंज होती है सेमीकंडक्टर्स के लिए। हाँ जी, कोई डाउट है इसमें नहीं क्या, तो पूछ लो मेरे को एक बार। सर एग्जाम्पल तो नहीं पूछते एग्जाम में? एग्जाम्पल की मैं बात करूं, चलो ले ही लेते हैं एग्जाम्पल, पूछ लेता है, वैसे तो आपको पता ही होना चाहिए। कंडक्टर्स कौन से वाले होंगे बताओ, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल में क्या होगा, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर, कॉपर, कॉपर हो गया, Similar mold. सिल्वर एजी, गोल्ड एयू, एयू, है ना। बाकी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जितने भी आपके मेटल्स होंगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर का क्या एग्जाम्पल हो सकता है भाई, एक तो पेपर, रबर, रबर, वेरी गुड, माइका, माइका, यस ग्लास, यस, क्वार्ट्स, है ना। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इंसुलेटर के एग्जाम्पल। यस, अब हम अगर बात करें सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल क्या होते हैं भाई, Silicon. एल्यूमिनियम, Germanium. सिलिकॉन बोरॉन, एंड जर्मेनियम। बोरोन सेमीकंडक्टर नहीं होता। पोर्सिलेन, SF6, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम, जो मैं लिख रहा हूँ वो ध्यान रखना बस यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, एक कैडमियम सल्फाइड, सॉरी नॉट सल्फेट, सॉरी सर, गैलियम नाइट्रेट, पोर्सिलेन भी होता है ना, पोर्सलिन नहीं होता। इंसुलेटर। Sir, porcelain insulator है। तो ये बेसिकली जनरली जो हम लोग यूज करते हैं वो सेमीकंडक्टर है, ठीक है। बाकी और भी टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उन इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हम और ज्यादा मतलब, जैसे यहाँ तो दो दो को मिला के बनाया हुआ है सेमीकंडक्टर, कुछ जगह तीन तीन को भी मिला के आपका सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, तो वो उतनी ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है। बट यहाँ ध्यान रखो, एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, एंड फिर क्या है, गैलियम आर्सेनाइड। जनरली जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना भाई, वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, या फिर आप थर्ड और फिफ्थ को मिलाकर बनाते हो, राइट। थर्ड ग्रुप को फिफ्थ के साथ मिक्स करके बना दोगे तो तब भी आपका क्या बन जाएगा, सेमीकंडक्टर बनता है। जो फोर्थ ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट कार्बन होता है, देन सिलिकॉन होगा, फिर जर्मेनियम होता है। कार्बन जनरली हम लोग सेमीकंडक्टर नहीं लेते, क्यों नहीं लेते कार्बन को सेमीकंडक्टर, वो कंडक्ट करता है फिर, टेट्रावैलेंट है ये। नहीं, टेट्रावैलेंट तो सारे ही हैं, इनके सारों के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है भाई, सिलिकॉन, तभी तो इनको फोर्थ ग्रुप में रखा हमने। देखो कार्बन का मेन चीज क्या होती है भाई, कार्बन एक ऐसा मटेरियल है जो आपका कंडक्टर भी काम करता है, एज ए इंसुलेटर भी काम करता है। देखो आपने ग्रेफाइट सुना है, वो भी तो कार्बन की एक फॉर्म होती है, Yes, sir. और ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। Yes. जो आपने देखा होगा ना, पेंसिल यूज करते थे पहले, जो पेंसिल में ब्लैक कलर का नहीं होता अंदर, यस सर, यस वो क्या होता है बेसिकली, ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट। जो कार्बन का एक रूप है, उसको कभी देखना, वो बहुत बड़ा अच्छा कंडक्टर है, कभी लगा के देखना वायर में, उसको एकदम झटका देगा आपको। तो वो सेल्स आते ठीक थे है, ना, बड़े सेल्स उसमें भी होता। हाँ वो सेल में भी आता था, आपने देखा होगा, ब्लैक कलर का अंदर लगी हुई होती थी, है ना। यस। तो वो भी क्या है, कंडक्टर है बेसिकली। तो ग्रेफाइट की फॉर्म अगर कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में है तो एज ए कंडक्टर है। अब डायमंड चले जाओ, डायमंड भी तो किसका ही रूप है, एक कार्बन का ही एक टाइप है ना। कार्बन डायमंड एक परफेक्ट इंसुलेटर होता है। तो कार्बन जो है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो इसी वजह से कार्बन को एज ए सेमीकंडक्टर हम लोग जनरली यूज नहीं करते। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई है। जनरली यूज क्या करते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का। कोई डाउट यहां तक तो पूछो मेरे को। क्लियर होगी सारी चीजें। यस सर। ठीक है, चलते हैं आगे। कितने बच्चे हैं अभी, 44, काफी बच्चे हैं यार। देखो एक और चीज का ध्यान रख लो, जब भी आपको कोई चीज बोलनी हो ना भाई, तो ट्राई किया करो अनम्यूट करके बोलो, क्योंकि मेरे लिए चैट में देख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना फ्लो में, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं जाके चैट में देख पाऊँ। जो भी कोई चीज आपको नहीं समझ आती, अपने आप को अनम्यूट करो और उसी टाइम पे आप क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो। ये तो था एक बेसिक सा ओवरव्यू विद किसके बेस पे हमने मटेरियल्स को डिफाइन किया, ऑन बेस्ड द ऑन बेस ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। हाँ, कंडक्टिविटी के बेस पे। अब एक ना एनर्जी बैंड गैप थ्योरी होती है, राइट। यस सर। एक थ्योरी क्या होती है, एनर्जी बैंड थ्योरी। तो अब हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अबाउट क्या एनर्जी बैंड थ्योरी होती है। हेडिंग ही डाल लेते हैं इसको। एनर्जी बैंड्स। देखो भाई, जब हम एनर्जी बैंड थ्योरी की बात करते हैं, तो एनर्जी बैंड थ्योरी में ना क्या किया जाता है, दो बैंड हैं अपने पास, दो बैंड होते हैं। यस सर। ये एनर्जी बैंड है। एक होता है वैलेंस बैंड और यस। एक कंडक्शन होता है बैंड। अपने पास कंडक्शन बैंड। ठीक है भाई, एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है। जो वैलेंस बैंड का जो ये टॉप होता है, इसको हम लोग जनरली डिनोट करते हैं ईवी से। तो मतलब इसका ये है, ये एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे ना, इसके मटेरियल के अंदर, कोई भी मटेरियल है उसके अंदर एनर्जी लेवल्स है। तो ये जो वैलेंस बैंड का टॉप है, इसकी एनर्जी जो है वो है ईवी। ये जो ऊपर कंडक्शन बैंड दिख रहा है, देखो ये वैलेंस बैंड जो है ना, माइनस इन्फिनिटी से चल के ईवी तक आता है। माइनस इन्फिनिटी से ईवी तक का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, इसको वैलेंस बैंड बोला जाता है। अब इस ईसी से स्टार्ट करो और आप ईसी से स्टार्ट करके कहाँ चले जाओ, प्लस इन्फिनिटी तक चले जाओ, वो क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। बैंड। हाँ जी, इन दोनों के बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप। फॉरबिडन इन, एनर्जी गैप। हाँ फॉरबिडन एनर्जी गैप। राइट, इसको हम लोग जनरली ईजी से डिनोट करते हैं। और इसका जो नाम दिया जाता है वो फोरबिडन एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, फॉरबिडन एनर्जी। फोरबिडन। मुझे लग रहा है अभी गेट की तैयारी करके ही हटे हो हैं। कैसा हुआ गेट का पेपर, बहुत गंदा सर। गंदा हुआ। दूसरा नाम होता है इसका बैंड गैप। सर फॉरबिडन क्यों बोलते हैं इसको सर? फोरबिडन इसलिए बोलते हैं, देखो अभी बात भी करेंगे वैसे डिटेल में। जो आप, मैंने दो तरह के इलेक्ट्रॉन बताए आपको, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन बताए, एक तो फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन बताए थे, और एक कौन बाउंडेड से इलेक्ट्रॉन बनाए थे, बाउंडेड बाउंडेड। इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो जितने भी आपके सारे के सारे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, वो तो कहाँ पे अवेलेबल है, वैलेंस बैंड में। जी सर। सारे के सारे जितने भी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस बैंड में है। और जो आपके कौन से इलेक्ट्रॉन है भाई, फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। वो सारे के सारे होते हैं कंडक्शन बैंड में। ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, ग्रीन वाले, बाउंडेड। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अब क्या इस बीच वाले गैप में कोई इलेक्ट्रॉन बचा, नाइस। इसी वजह से इसको बोलते हैं फोरबिडन, की यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गई अब बात कि जी नहीं, सर। ठीक है।
तो अब इसको लिख लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें नोट भी बनाते रहना साथ साथ, बाद में नहीं तो दिक्कत होगी। द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड and conduction band is called as, क्या कहते हैं भाई इसको? forbidden energy gap. हाँ, जनरली हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप या बैंड गैप। तो मैं बार बार फोरबिडन ना बोल के इसको आगे से ध्यान रखना, बैंड गैप बोलते हैं। Yes, sir. अब मैंने ना यहाँ इजी एनर्जी लिखी ना यहाँ पे इजी, इसका मीनिंग क्या है कोई बताएगा? व्हाट इज दिस कहाँ लिखा इजी? आपने इजी? मैंने यहाँ लिखा है भाई जी, ये लो देखो, दिख गया? Energy जब gap, वापस sir. बताऊं, This is the difference between EC and EV. Yes, sir. ईसी एंड ईवी, वो तो एक अलग डेफिनेशन होगी। देखो इसको कैसे और कैसे समझ सकते हैं। अब मान लो आप इस वैलेंस बैंड में बैठा हुआ है, अभी बैठा है एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में, मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहाँ लेके जाना है? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में। Conduction band. कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको उसको? EG. EG. बात समझ में आई? तो इजी Yes. को हम क्या कह सकते हैं? द मिनिमम इन दोनों को। energy required to detach an electron from valence band to conduction band। ओके। समझ रहे हो? लिख लो इसको भी। The minimum energy required to detach an electron from valence band to conduction band is equals to the that is easy। लिख लिया भाई ये सबने? अब Yes, एक sir. चीज और ध्यान रखना इसको ना, जो Eg होता है ना भाई, ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। जो Eg एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू Eg नोट। Eg नोट का मतलब है Eg की वैल्यू एट 0 केल्विन माइनस बीटा टाइम्स टी, राइट? जहां पे Eg नोट क्या है अपने पास? एनर्जी बैंड गैप, Absolute temperature. हाँ एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि 0 केल्विन पे जो होगी वैल्यू। बीटा क्या होता है यहाँ पे? बीटा को बोलते हैं जनरली मटेरियल कांस्टेंट। एक और चीज भाई इस सब्जेक्ट में ध्यान रखना, यहाँ पे चीजें जो है ना स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी रिलेटेड चलेंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको कभी कोई क्लास मिस कर दो, मैं सबके लिए चीज बोल रहा हूँ, अगर आपने एक भी क्लास मिस की है ना, तो नेक्स्ट क्लास से पहले, जैसे आज क्लास हुई है, तो इसकी वीडियो देख के जरूर आना, क्योंकि आगे सारी चीजें आपस में बहुत ज्यादा रिलेट होकर चलेंगी सब्जेक्ट में। आगे सारा बैंड गैप, ये वो सारी चीजें वापस रिपीट होते रहेंगी, बार 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 रिकॉल करना पड़ेगा आपको। तो कह रहा हूँ एक बार देख के जरूर आना, अगर आपको कभी कोई क्लास मिस करो उसकी नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। ठीक है जी?
वैसे तो ट्राई करो कि पंक्चुअल रहो क्लास में, अगर नहीं भी रह पाते, कई बार होता है कि नहीं कर पा रहे हैं, तो अगले दिन आने से पहले एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख के आना। जो बीटा है भाई, इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन। ठीक है, अब ये एक बात बताओ, ये जो Eg है ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज है सर, माइनस Decrease बीटा टी है ना। हाँ, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसमें से माइनस कर रहे हैं, तो इट मींस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो लिख लो इस चीज को। सर ये टी यहाँ टेम्परेचर है ना, इन केल्विन। हाँ जी, टेम्परेचर केल्विन में लिख लेते हैं यार इसको भी। ठीक है, the energy band gap Eg is a function of temperature and tends to decrease as temperature increases. अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो Eg की वैल्यू क्या करेगी भाई? डिक्रीज करेगी। डिक्रीज। अभी तो टाइमिंग हाँ हाँ, अपनी करंट लोकेशन। ओके, अच्छा आपके दिमाग में एक चीज नहीं आई? यहाँ पे मैंने एक टर्म डिफाइन की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है ना भाई? क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, चलो यूनिट ऑफ एनर्जी है, मैं मान गया। क्या कौन सी यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? यार एनर्जी की यूनिट तो हम लोग क्या पढ़ते आए आज तक? जूल। जूल पढ़ते आए। यस। हाँ जी, फिर ये कौन सी एनर्जी है? ये इसका छोटा यूनिट है। जब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो वो कितना एनर्जी गेन करता है, तो एक्सरेट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहली चीज तो ये इन्होंने सही बताई है भाई कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की। वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, और ये सबसे छोटी यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। इससे छोटी कोई भी यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती एनर्जी की, राइट? इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी राइट। ये ध्यान रखना, ये सबसे छोटी यूनिट होती है एनर्जी की। एक और चीज, यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमेशा जब भी मैं एनर्जी की बात करूंगा तो यहाँ पे जो एनर्जी की यूनिट ली जाएगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली जाएगी। ठीक है भाई, अब हमने क्या किया? आपने कभी वैक्यूम ट्यूब देखी है कि नहीं? नहीं सर। नहीं देखी। नो सुना नाम? यस सर। नाम सुना है। नाम सुना है। कैसे होती थी वैक्यूम ट्यूब? देखो, जब हमारी ट्रांजिस्टर, डायोड और ये सारी चीजें नहीं आई थी ना, सबसे पहले हमारे पास क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स थी। ओल्ड टीवी में जो आती थी वो तो नहीं है? नहीं, वो कैथोड रे ट्यूब होती थी, कैथोड वो रे अलग थी, है ना? वो अलग बल्ब थी। जैसे होते, बल्ब जैसे होते। हाँ, होती बल्ब जैसी है, बिल्कुल। इसमें क्या होता था भाई, यहाँ पर ना एक कैथोड लगा के रखते थे, ठीक है? अब उस कैथोड को पीछे से हीट करते थे।
इधर एक एनोड होता था, एनोड पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज दे देते थे, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज दे देते थे। अब हमने क्या किया, इसको, इस एनोड को, कैथोड, हाँ सॉरी नोट एनोड, कैथोड, इस कैथोड को क्या करते थे, हीट करते थे, पीछे से गर्म करते थे। तो जैसे ही हम इसको गर्म करते थे तो गर्म होके ना इसके इलेक्ट्रॉन जो है इससे बाहर निकल जाते थे, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन जाता था। अब होगा क्या, अगर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बन गया तो अगर यहाँ पे बीच में आप एयर रख दो तो एयर की वजह से क्या होता था, स्पार्किंग हो गए, बहुत सारे लॉसेस हो जाते थे। तो इसीलिए हम क्या करते थे, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को किसके अंदर रख देते थे, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम क्रिएट करते थे यहाँ पे, राइट। क्यों क्रिएट करते थे, क्योंकि बेसिकली ग्लास की ट्यूब बना ली है, इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करा ताकि जो एयर की वजह से लॉसेस हो वो नहीं होते थे। अब एक बात बताओ, जैसे मैंने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करी तो ये पॉजिटिव वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या रिपल करेगी। यहाँ पे आपने पॉजिटिव दे दिया, हाँ भाई क्या होगा, रिपेल। रिपल रिपल करेगी। होगा सर, सेम सेम चार्ज है। नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन है भाई ये, हाँ, अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ इस वाली प्लेट पे, एनोड वाली प्लेट पे कैसा चार्ज दिया हुआ मैंने, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ से मूव करके इस वाली प्लेट की तरफ जाएगा, जाएगा भाई। यस जी सर। और जैसे ही इस प्लेट पे जाएगा क्या करंट फ्लो नहीं कर जाएगा अपने सर्किट में। यस सर। यस सर। अब अब आप इसकी पोलैरिटी को उल्टा कनेक्ट करो, यहाँ पे मैंने पोलैरिटी उल्टी कर दी, इट मीन्स अब नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, भाई वो तो गर्म किया हुआ, हमने पीछे से गर्म करने का मैकेनिज्म लगाते थे पीछे एक ना, जिससे आपका कैथोड गर्म हो जाए। गर्म तो अभी भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर अभी भी निकले। हाँ जी, क्या ये अब इलेक्ट्रॉन, अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया एनोड पे, क्या ये इलेक्ट्रॉन अब कभी यहाँ पहुंच पाएगा, इस एनोड की तरफ आ पाएगा इलेक्ट्रॉन, बताओ भाई। एनोड तो इस इलेक्ट्रॉन को अब क्या करेगा, रिपल करेगा ना। यस। अब जब ये रिपल करेगा क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ जा पाएगा, क्या इसका अब करंट फ्लो कर रहा है इस वाले सर्किट के अंदर। नहीं सर। नो सर। तो ये क्या क्या ये वर्किंग सेम नहीं है जैसे डायोड काम करता है। जब डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो करंट फ्लो करता है, रिवर्स बायस करते हैं तो क्या होता है, करंट नहीं फ्लो करता। तो ये क्या है, बन गया वैक्यूम ट्यूब डायोड की तरह के नहीं। जी। तो ये होता था वैक्यूम ट्यूब। चलो ये तो एक जर्नल सी चीज थी जो मैंने वैसे ही समझाई। हमारा मेन मोटिव क्या था, यहाँ से क्या डिफाइन करना था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, इसी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन निकल के आती है। अब इलेक्ट्रॉन तो हमने जनरेट कर लिया, अब मैंने क्या किया भाई, इसको एक 1 वोल्ट की बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस 1 वोल्ट की बैटरी से, मतलब यहाँ से चला और इस वाले टर्मिनल पे जब पहुंचेगा, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से किया उसने, रेस्ट से, और जब इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये कुछ एनर्जी गेन कर लेगा। कितनी एनर्जी गेन करेगा, दैट इज कॉल्ड एज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई, क्या कहती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सर डेफिनेशन क्या एनर्जी होती है का, वो। हीट हाँ सर करते एनर्जी कब गेन करेगा, जब ये कैथोड से एनोड की ओर जाएगा क्या? हाँ, कैथोड से एनोड की ओर जाएगा भाई। यहाँ तो रेस्ट में है ना अभी इलेक्ट्रॉन, जैसे इस प्लेट से बाहर निकला तो रेस्ट में है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी, जैसे ही एनोड पे पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जितनी ये एनर्जी गेन करेगा भाई, कौन सी एनर्जी गेन कर रहा है, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, हाफ mv²। तो जितनी एनर्जी गेन करेगा उसी को बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर आप कह सकते हो इस पॉइंट पे जहां पर भी ये खड़ा था, रेस्ट में था, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो डिक्रीज करेगी जैसे जैसे आगे जाएगा। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा वो क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बेसिकली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो भाई मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे आपको। gained by the electron in moving through a potential difference of 1 volt।
तो जो एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा होगा Q इंटू V होती है बेसिकली। तो Q कितना है भाई 1.6, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन। V कितनी ले ली 1 वोल्ट, सो इट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर, सॉरी गलत लिख दिया यार, यहाँ पे -19 होता था चार्ज, -19 एंड यूनिट इज जूल। तो ये रिलेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में, राइट। और जूल को दूसरा नाम हम लोग क्या देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो क्यू की यूनिट क्या थी, क्यू की यूनिट क्या होती है भाई, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। कूलम सर। हाँ जी। और वी की यूनिट क्या थी वोल्ट, कूलम वोल्ट वी की यूनिट। कई बार ना वो ऐसे भी पूछता आपको, जूल इज इक्वलेंट टू वोट, जूल इज इक्वलेंट टू वोल्ट। जूल किसके इक्वलेंट भी होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पता ही चल गया एनर्जी की यूनिट है, तो जूल जो है वो इक्वलेंट होगा, या फिर क्या कह सकते हैं जूल किसके इक्वलेंट होगा कूलम्स इनटू वोल्ट। कूलम वोल्ट। तो ये चीजें ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं। जूल जो है वो किसके इक्वलेंट होता है कूलम वोल्ट के। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन किया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, राइट। Yes, sir. अगर वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा वो लूज करेगा। और Yes, sir. हम्म और पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन। क्लियर होगी भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन के नहीं, क्या होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Yes, sir, हो गई। ठीक है। अब जो एनर्जी बैंड डायग्राम हमने देखा था, यहाँ वापस आते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम आपको पता चल गया, एक ईजी है, एक कंडक्शन बैंड है, एक वैलेंस बैंड है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं बेसिकली। सर सर हाँ जी बताओ। सर आपने कहा हम वैक्यूम ट्यूब में बैटरी कनेक्ट करेंगे एंड पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सर वो डिपेंड नहीं करेगा हम किस साइज की कितनी बड़ी बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, उससे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं हो सकती हाँ एक तभी तो भाई इलेक्ट्रॉन। मैंने डिफाइंड क्या किया, अब मुझे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइंड करना था, तो मैंने बैटरी कितने की कनेक्ट की 1 वोल्ट की कनेक्ट। वो तो आप कितने की बैटरी करो, वो तो आपका, जब आप वैक्यूम ट्यूब यूज करोगे, राइट, आप ज्यादा बड़ी बैटरी यूज करोगे तो ज्यादा एनर्जी गेन करेगा। हमें तो एनर्जी कितनी गेन करानी थी इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तभी मैंने कितनी वोल्टेज लगाई यहाँ पे 1 वोल्ट लगाई। सर यस ओके, वो नहीं देखा था, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। तो क्लास है, कई बार होता है कि तहीं ध्यान नहीं जाता उस चीज पे ना। कोई डाउट अब इसमें। सर ये जेके एसएसबी जेई इलेक्ट्रिकल की डेमो क्लास है क्या? हाँ एक तरह से ये कह लो डेमो क्लास है आज। अच्छा अच्छा, तो मतलब मेरे को कुछ। डेमो भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये डेमो होके बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हाँ, कंटिन्यू रहेगी क्लास, ये जिन जो बच्चे हैं जो डेमो लगाना चाहते हैं उनके लिए डेमो है, बाकी जो तो है उनके लिए कंटिन्यू ये चलती रहेगी, ठीक है। नहीं, मैंने एज ए डेमो टाइप ही ज्वाइन किया है, तो मेरी कुछ क्वेरीज वगैरह हैं जो मेरे को मतलब कि बिफोर ज्वाइनिंग मतलब डाउट क्लियर करने हैं, तो वो कहाँ से क्लियर कर पाऊंगा, किस नंबर पे, वो कैसे? गुरविंदर सर से आप एक बार ना, जिन्होंने शेड्यूल डाला था ना अभी, ये लिंक शेयर किया था जिन्होंने सर ने, आप उनको एक जी, बार कांटेक्ट करो, वो वहां पे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, उनको फोन कर लेना एक बार, ठीक है, जिसको कोई भी क्वेरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। राइट, क्लियर हो गया भाई 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वापिस चलते हैं हम। अब देखो जो हमने एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ा था वहां पे, तो दो चीजें पढ़ी थी, एक वैलेंस बैंड एक कंडक्शन बैंड पढ़ा था। वैलेंस बैंड में क्या होते हैं आपके बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री Free इलेक्ट्रॉन। electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखो जब हम मेटल्स की बात करते हैं ना, मेटल्स की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं शुरू में, मेटल्स की, हेडिंग डाल लेते हैं इसको, और कंडक्टर की बात कर रहे हैं भाई। जब हम मेटल और कंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं ना,
तो इसके एनर्जी बैंड डायग्राम में क्या होता है, ये आपका कंडक्शन बैंड है और दूसरा बैंड क्या था, वैलेंस बैंड था। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो है वो आपस में क्या करके जाते हैं, ओवरलैप किया होता है दोनों ने। यही वजह है कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं, क्योंकि क्या है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड दोनों ने क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया। तो जैसे ही हाँ, जैसे ही दोनों ओवरलैप कर जाएंगे भाई, क्योंकि 0 डिग्री या कोई भी टेम्परेचर हो, यहाँ पे तो फ्री इलेक्ट्रॉन हर टाइम अवेलेबल है, तभी कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं आ रहा, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चला जाए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाए, क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ही आपस में क्या करे हुए हैं, ओवरलैप करे हुए हैं दोनों ने, राइट। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा बना सकता है, वो मेटल्स के अंदर फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू क्या होगी, हाँ भाई क्या होगी मेटल के अंदर फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप की 0 वैल्यू, 0 जी 0। राइट। तो Eg जो है मेटल्स के अंदर कितना होगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है। प्रैक्टिकल केस में देखो, ये तो आइडियल केस है, प्रैक्टिकल केस में ना इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल होती है, होता जरूर है बट वेरी स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल। राइट, राइट, नोट इट डाउन। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इस बैंड डायग्राम में क्या होगा, सोच के बताना, आराम से आंसर देना। एक्सपैंड करेगा। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड सेम हो जाएगा। सेम हो जाएगा, सेम नहीं होगा, मतलब ओवरलैपिंग जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, हाँ एक्सपैंड करेगा। है ना। ओवरलैपिंग जो है वो इंक्रीज करते जाएगी। अगर मैं एग्जैक्टली देखो, ध्यान देना इस चीज पे, एग्जैक्टली अगर मैं टी इक्वल्स टू 0 केल्विन की बात करूंगा ना, तो 0 केल्विन पे क्या होता है बेसिकली, ये जस्ट टच करते हैं एक दूसरे को ऐसे। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, अगर बहुत बारीकी में जाना चाहते हो। होता क्या है बेसिकली, कहाँ गया भाई वो, मैंने फिगर सा बनाया था जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे इधर, यहाँ जाओ वापिस, ध्यान से समझना। 0 केल्विन पे क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवोल्व कर रहे होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एग्जैक्टली फ्री नहीं होता, ठीक है। जैसे आप हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाओगे, देखो इसको क्या चाहिए, एक पे इस पे एक एक फोर्स इस पर किसकी तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, हाँ भाई एक फोर्स इस पे सेंटर की तरफ लग रहा है, एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स। बट जो वो आउटर मोस्ट सेल है, बहुत बड़ी रेडियस है, बाहर वाली सेल में घूम रहा है, तो उस पे इंटरनल फोर्स जो है वो बहुत वीक हो जाता है। तो अगर मैं हल्की सी उसको एनर्जी दे दूं ना, हल्की सी इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दूं, तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या मीनिंग है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये दोनों वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जो है वो क्या है आपस में, मतलब टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एट 0 केल्विन, ये टच कर रहे हैं। जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये दोनों ओवरलैप करना स्टार्ट करेंगे, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर थे वो धीरे धीरे फ्री होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेसिक आइडिया ये है। तो 0 केल्विन पे ये जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे जैसे मैं फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते जाऊंगा तो ओवरलैप करना स्टार्ट कर देंगे, और ओवरलैपिंग जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी। तो ये मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, ध्यान देना इनको। दो टेम्परेचर बताए थे, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, टी इक्वल्स टू 0 केल्विन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम टी इक्वल्स टू कितने की बात कर रहे हैं भाई, 300 केल्विन की। तो 300 केल्विन पे ये ओवरलैप करते हैं, 0 केल्विन पे जस्ट आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है। 0 केल्विन पे यहाँ पे भी कोई एग्जैक्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता, ठीक। तो लिख लो इस चीज को, फोर मेटल्स the 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 conduction band and the valence band
overlap each other and the overlapping increases with temperature. पहली चीज समझ में आई। अच्छा एक बात और बताओ, कंडक्टर्स के अंदर करंट किसकी वजह से फ्लो करती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या कोई और भी चीज होती है वहां पर जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगी? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। इसीलिए कंडक्टर्स को हम लोग यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं, यूनिपोलर बोलते हैं, राइट। यूनिपोलर का मतलब है कि इस कंडक्टर के अंदर केवल एक ही तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, यस राइट। यस कंडक्टर क्या होगा आपके पास? आर यूनिपोलर। मींस क्या है? जो करंट केवल किसके वजह से कैरी करेगा कंडक्टर्स के अंदर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। ओनली बाय इलेक्ट्रॉन्स। कोई डाउट है यहां तक तो पूछो मेरे को एक बार, या चीजें क्लियर होगी? यस सर। अच्छा एक और चीज आपने मतलब नॉर्मली कभी पढ़ी होगी जब आपने कभी मटेरियल्स पढ़ा होगा यार, एक चीज पढ़ी है कि मेटल्स का जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। पढ़ा है सब कुछ? यस सर। यस सर। क्यों होता है ऐसा? सर शायद नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रिलेटेड। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्यों? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थोड़ा ही होता है इसका। टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी आती है तो बैंड जंप करना इजी हो जाता है। सर रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। ओके और कोई? देखो होता क्या है बेसिकली, लाइट नहीं है, तो लाइट आई ना फिर करना, वो इन्वर्टर भी है, उस पे चलेगी नहीं वो। देखो ध्यान से समझना, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कितना इजीली आपका करंट फ्लो कर पा रहा यस सर। है ना। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है। अब होता क्या है बेसिकली, जो एटम्स हैं, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये जो एटम्स है ना, लोड बढ़ रहा है, फिर मेरे को पता चलता मैं बोल रही थी आपको। लाइट चला लो, ड्रिल मशीन 5-10 मिनट में आ जाएगी लाइट। ओके देखो भाई यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। अभी दो एटम ऐसे रखे हुए थे, इलेक्ट्रॉन इजी दोनों के बीच से पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। हाँ जी। अब क्या होता है, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करते जाता हूँ तो ये जो एटम है ना, ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं ऐसे ऐसे। ये भी वाइब्रेट कर रहा है, दोनों का वाइब्रेशन, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। वाइब्रेशन उतने बड़े बड़े होंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन चला, पहले उसको ज्यादा जगह मिल रही थी, अब जगह क्या होगी उसके लिए? यस सर, हिंड्रेंस बढ़ गई। हाँ जी। हिंड्रेंस बढ़ गई। हाँ मतलब इलेक्ट्रॉन जो है पहले तो फ्रीली जा पा रहा था, अब वो फ्रीली वहां से मूव नहीं कर सकता। इसी वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या कर जाता है? बढ़ इंक्रीज। जाता है। बढ़ जाता है। सो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट।
हाँ जी, इसी वजह से इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होता है, तो उनका निकाल देना केवल वहां से। राइट, तो ये है बेसिकली मेटल्स के अंदर। बाकी कल कंटिन्यू करते हैं इसको आगे ना। मेटल्स हो गया, कल सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। Yes, sir. इंसुलेटर कल डिस्कस करेंगे डिटेल में, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है जी। जो हाँ जी पूछिए। हाँ जी, हाँ जी। हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, तो हम 6 बजे से लेके 6:30 तक इफ्तियारी अपनी प्रिपेयर करनी पड़ती है। सर 6 बजे तक तो हम अच्छे से कूप अप कर, 6 बजे हम यहाँ से थोड़ा काम कर रहे हैं, यहाँ से कूप अप नहीं कर पा रहे हैं सब चीजों को। यार दिक्कत सबकी यही हो रही है, आप एक बार हाँ, जी सर। क्योंकि सर कुछ बच्चों के साथ कुछ कॉलेज गोइंग है, वो 5 बजे से पहले नहीं आ सकते। सर हम कॉलेज गोइंग भी है, हम हॉस्टलर्स भी है, वो भी थोड़ा, क्योंकि सर 6 बजे तक तो ठीक है, 5 to 6, बट 6 से 6:30 तक तो इफ्तियारी हमें करनी पड़ती है खुद के लिए प्रिपेयर, कि हमें। तो आगे एक बार ऐसा करो, गुरविंदर सर से बात कर लो, तो 5 to 6 हम क्लास कर लेते हैं एक बार ना, जी जी सर। टाइम रख लेते हैं 5 to 6 का, 1 आवर की क्लास कर लिया फिर करेंगे। दूसरी या क्लास कब 4:30। स्टार्ट होगी? हाँ जी, दूसरी क्लास कल स्टार्ट होगी अब तो। नहीं, मतलब इसके बाद, आज के बाद कोई दूसरी क्लास है आज अभी तो कोई नहीं स्टार्ट हो रही है, बाकी पहले थोड़े दिन ये चलेगी, अभी तो टाइम है आपके पास, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, तो नो डाउट ये क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है सर। सर और कोई इसकी डाउट है? रिकॉर्डिंग आज ही मिलेगी क्या? No, sir. कल सुबह तक मिलेगी, कल मॉर्निंग में अपलोड होगी ये रिकॉर्डिंग ना। अच्छा और कोई डाउट? ठीक है सर। बाकी पीडीएफ भी कल मॉर्निंग में आप सब लोगों को मिल जाएगा सारा का सारा, ठीक सर है जी। हमारा No, सर sir. हमारा एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ। एग्जाम पैटर्न मैं अभी सर को बोला था, सर ने बोला कि 2018 में शायद पेपर हुआ था ना लास्ट टाइम, तो वो मेरे को भेजेंगे अभी पेपर ना, फिर मैं डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा डिटेल ओके कैसे कैसे हो जाएगा, ठीक है। सर नोट्स एग्जाम जो आप अच्छा पढ़ा रहे हो सर, ये वही नोट्स बनाने ना? हाँ जी, सर नोट्स का जो आप पढ़ा रहे हो सर, उसी के नोट्स बनाएंगे क्या, कि इनका प्रिंट आउट ले हाँ लें? इतने नोट, मर्जी है आपकी, प्रिंट आउट लेना आपने। सर, ये नोट सफिशिएंट हैं कि वी नीड टू गो फॉर सम एक्सटर्नल सोर्सेज एज वेल? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मोर देन इनफ मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, सारी चीजें डिटेल में करा रहा हूँ यहाँ पे इसीलिए, ठीक है। बस जितनी चीजें लिखा रहा हूँ ना, ये सब लिखते रहना और माइंड में सारी चीजें रखना अपने, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है, कब कोई चीज ऐसी लगे कि मेरे को नहीं समझ आई, वापस जाकर आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो वहां से, ठीक है। Yes, sir. बाकी फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को सर बता दो, बुक्स फिर हम कोई इसको सजेस्ट डिस्कस करा करेंगे। सकते हो? हाँ जैसे कोई जी, बुक्स सजेस्ट होती है कोई, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई मेन किसी के नाम पे? मतलब रेफरेंस बुक पढ़ने के लिए बोल रहे हैं हाँ, आप? रेफरेंस बुक, यस सर। रेफरेंस बुक तो न्यूमैन नाइस करके का नहीं, सॉरी नाम क्या यार, नाम भूल गया मैं, एक मिनट रुको। हाँ, डोनाल्ड न्यूमैन करके आते हैं, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइस करके बुक आती है एक, ठीक है सर। अगर कभी पढ़नी हो, मन करे पढ़ने का तो पढ़ लेना, बट इतनी ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुक में होता बहुत कुछ दिया हुआ है, सारा क्रक्स मैं आपको समझा रहा हूँ, बुक्स का ही क्रक्स है ये जो मिल रहा है आपको ना, ठीक है। बाकी और ठीक कोई है डाउट? सर। No, sir. Thank you, sir. वेलकम। ओके, चलो मिलते हैं कल सेम टाइम पे। बाकी जिसको क्लासेस के लिए है तो देखते हैं, क्लासेस अगर 4:30 अवेलेबल है सब लोग कि नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, मेरा ऑफिस टाइम होता है नहीं सर। हाँ नहीं है यही सर, दिक्कत है, कुछ लोग ऑफिस 5 वाले भी बजे है से ना। सही है सर, 5 बजे से ठीक है। 5 से ही करते हैं, 5 से 6 करते हैं, फिर क्लास आप एक बार पाँच बात भी कर सर, लो सर से। 5 भी छुट्टी देते नहीं ढंग से, वो तो लेना ही पड़ेगी, भागना पड़ेगा हाड़ चल वैसे सीधा। ऑब्वियस यार, क्लासेस तो करनी है तो फिर तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। यस सर। Yes, sir. चलो ओके जी, मिलते हैं कल फिर सेम टाइम पे, ओके जी, बाय। Okay.